हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक घटना सारणी की वार्षिकी आ गई है। 2023 की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इस बुक से 20 से 25 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगी। ये आपका नया संस्करण है, दूसरा अंक है ये। और देख लीजिए, नाटू नाटू आपके ये बुक है। 2023 का बजट भी है, टाइगर रिजर्व भी है आपके। तो आइए देखते हैं। ये जो है हमारा एक साल का पूरा करंट अफेयर्स है। अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विषय सूची इसकी देख लीजिए। तो अद्यतन सार है। अद्यतन सार में क्या होता है कि ये चारों टॉपिक जो होते हैं आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, उत्तर प्रदेश समसामयिकी, ये सभी मिलाकर आपके अद्यतन वन लाइनर का होता है। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटना आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी पहला टॉपिक है हमारा। वर्ष 2022 में ये लेटेस्ट आपका आया है, अपडेट रिपोर्ट आई है। 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। स्टार्ट करते अपने फर्स्ट टॉपिक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्व होने पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार 2022 में देश की बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है। पहले ये 2018 में कितनी थी? तो 2967 थी। अब बढ़ के हो गई आपकी 3167। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये मैसूर में आयोजित हुआ था। और ये कितने वर्ष हो गए? तो 50 वर्ष हो गए हैं आपके प्रोजेक्ट टाइगर के। इस अवसर पर मोदी जी ने कहा कि यह गर्व की बात है। एक तरफ हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व कर लिए हैं और आज भारत में 75%, 3/4 बाघ हमारे यहाँ आबादी में है। वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 बाघ हैं। टोटल विश्व में कितने बाघ हैं? 3890 बाघ हैं। बाघ की गणना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या कितनी बढ़ी है आपकी? तो 200 बढ़ गई है। 2967 से कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। इस अवसर पर मोदी जी ने कहा, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है। इसमें वे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स प्रजाति के बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इनका संरक्षण करेगा। कौन सा संगठन आपका? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसे हम क्या कहते हैं? IBCA। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल का टाइगर विजन, इसे क्या नाम दिया है? तो अमृतकाल का टाइगर विजन नाम की पुस्तिका भी विमोचन की है। इसमें जो है अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। तो एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? आपके गिर वन में या गुजरात में मिलते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 2015 में कितनी थी? तो 525 थी। अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 2020 में 675 हो गए हैं। 4 साल में तेंदुए जो हैं 60%, तेंदुए की जनसंख्या भी बढ़ गई है। 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। आज इनकी संख्या 54 हो गई है। तो टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? तो MP में है 526 बाघ, कर्नाटक में है 524 बाघ, उत्तराखंड में है 442 बाघ। तीनों राज्यों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? ये आपका 50% हो जाता है। तो 50% बाघ कहाँ पाए जाते हैं? इन 3 राज्यों में पाए जाते हैं। वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके अंतर्गत 75,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल आता है। यह कुल भूभाग का आपका 2.4% होता है। बाघ गणना के दौरान 3080 विशिष्ट बाघों की तस्वीरें ली गई हैं। 2018 की गणना में 2697 बाघ कैमरा ट्रैप में दर्ज हुए थे। बाघों की विशिष्ट पहचान उनको कोड पैटर्न यानी धारियों से होती है।
इसके विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। इन्हीं के आधार पर बाघों की कुल आबादी कम से कम 3167 होने का आकलन वैज्ञानिक तौर पर स्थापित किया गया है। ताज़ा गणना क्या थी आपकी? ताज़ा गणना 6.41 लाख किलोमीटर क्षेत्र का पैदल सर्वे हुआ और 6.41 लाख ही मानव दिवस लगाए गए थे। इन सभी आंकड़ों के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे माना जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे माना जा रहा है। 2018 में 646 के मुकाबले शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदानों में 2022 में बाघों की संख्या 804 हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बाघों की जनसंख्या आप देख सकते हैं कि भारत में बढ़ती बाघों की आबादी कितनी है? 2006 में इतनी थी, 2022 में इतनी है, 2018 में इतनी है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई नए क्षेत्रों में बाघ मिले हैं। इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना जा रहा है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों को ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत मानी गई है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को ही मैसूरू से IBCA का शुभारंभ किया है। तो ये कब किया है? 9 अप्रैल को मैसूर से की गई है इसकी शुरुआत। वर्ष जुलाई 2019 में PM मोदी ने पूरी दुनिया से आग्रह किया था कि एशिया में अवैध शिकार व वन्य जीवों से जुड़े अवैध कारोबार को रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाए। इसी के तहत IBCA बना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शिवालिक पर्वतमाला व गंगा के मैदान में कितने बाघ पाए जा रहे हैं? तो 804। मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्रों व पूर्वी घाट में कितने बाघ हैं? 1161। पश्चिमी घाट में आपके 824 पाए जा रहे हैं। सुंदरवन में 100। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला और ब्रह्मपुत्र मैदान में 194। इसमें जो है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पूमा का संरक्षण होगा। इनमें से पहले 5 विंडाल वंशी भारत में है। तो जगुआर व पूमा जो है दक्षिण व उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीकों से इनका संरक्षण होगा। सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद की जाएगी। 97 देश IBCA का हिस्सा होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। IBCA के कितने देश हैं IBCA में? तो टोटल हैं आपके 97। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, देश के 33 नए उत्पादों को GI टैग मिला है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या GI टैग 31 मार्च 2023 में प्रदान किया, जो 2022-23 में उच्चतम है। सबसे ज़्यादा अभी तक के GI टैग दे दिए गए हैं 33 टोटल, जिसमें बिहार राज्य के 1 GI टैग मिला है एक प्रोडक्ट को, उत्तर प्रदेश के 10 प्रोडक्ट को मिला है, MP के 1, छत्तीसगढ़ के 1, तमिलनाडु का 11, लद्दाख का 1, जम्मू कश्मीर का 8 शामिल है प्रोडक्ट। वर्तमान में भारत में GI टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो टोटल हो गई है आपका 465। तो टोटल कितने हैं आपके पास GI टैग? टोटल इंडिया में 465 हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। GI टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। GI टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत में पहला GI टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को मिला था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला GI टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जो कृषि संबंधी थी। ये पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग आता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट को मिला है GI टैग? देखते हैं, टोटल 10 थे। बनारस का पान जो है, पान सुपारी वाला, तो बनारस के पान को जो है आपका GI टैग मिला है। बनारस के लंगड़ा आम को मिला है। वाराणसी शहर के रामनगर भंता या बैगन के साथ साथ आदम चीनी चावल जो चंदौली का है, अलीगढ़ का ताला, बखीरा का पीतल के बर्तन, बांदा का सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प,
प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, इन सभी को जो है जीआई टैग मिला है। यूपी वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सभी को। अभी तक उत्तर प्रदेश के कुल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें से 20 किसके हैं? 20 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बनारस के हैं। तमिलनाडु मड़पराई, मुगरुक्कू, कम्बम पनीर, थेरचराई अंगूर, मार्तंड शहद, तमिलनाडु के ऊटी बरकी सहित 11 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के किसको किसको मिला है? तो रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना, बसोहोली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला। इसके साथ ही बिहार के मरचा चावल को या मिर्च चावल, मध्य प्रदेश के रीवा सुदर्जा आम को, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के सिंह सकोस को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे आपकी तालिका दी हुई है, देखते हैं। बिहार का एकमात्र था जिसको 2022-23 में जीआई टैग मिला था, तो मिर्च चावल था आपका, जो कृषि से संबंधित था। और यूपी का इम्पोर्टेंट है, टोटल 10 आप लोग देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट लीजिएगा। बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर भंटा या बैगन, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना ककड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस की हींग, ये आपका यूपी से संबंधित 10 प्रोडक्ट थे जिनको जीआई टैग दिया गया है 2022-23 में। रीवा का सुदर्जा आम था, एमपी। लद्दाख, ऐसे आप लोग अब यहाँ से देख सकते हैं, एक पूरा लिस्ट दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सुदर्जा आम के बाद अप्रैल 2023 में एमपी के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें है सिरहोर सरबती गेहूँ, मुरैना की गजक डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारसियोनी की साड़ी, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह एमपी के जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? 19 है। नगरी दुबराज धमतरी छत्तीसगढ़ में चावल की एक पारंपरिक विशेष किस्म है जिसको जीआई टैग मिला है, ये काफ़ी सुगंधित होती है। लद्दाख का हम देखते हैं, लद्दाख का इम्पोर्टेंट है। लद्दाख सिंह कोस, इस कोस को लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख सिंह कोस लकड़ी की नक्काशी से संबंधित लद्दाख क्षेत्र के लकड़ी के नक्काशीदारों में आवश्यकता के अनुसार अपने पारंपरिक उपकरण विकसित किए गए हैं। तो ये आपके लद्दाख वाला याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, लिगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी। तो यहाँ पे देखते हैं, केंद्र सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, लिगो इंडिया जिसे हम कहते हैं, की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लिगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जानकारी कहा कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन, सितारों व ब्लैक होल्स जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की बेहतर समझ, न्यूट्रॉन, सितारों व ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के बारे में जानकारी के लिए। इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोत को पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता है। 2 वेधशालाएं पहले से अमेरिका में स्थापित है। तीसरी वेधशाला भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने उपस्थिति में मार्च 2016 में अमेरिकी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। लिगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लिगो इंडिया का संचालन कौन करेगा? तो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं और यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी।
परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। अगला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष नीति 2023। ये क्या है आपका अंतरिक्ष नीति 2023 के बारे में देखते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपकी अंतरिक्ष नीति कौन सी है, तो 2023 की है। यह कब मंजूरी दी गई, 6 अप्रैल 2023 को। इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए भी ओपन कर दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सैन्य उपयोग व अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगी। नई अंतरिक्ष नीति के लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। ये इम्पॉर्टेंट है आपके अंतरिक्ष नीति 2023 में कि निजी क्षेत्रों को भी भागीदारी दी जाएगी। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है, लेकिन इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए थे। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं तथा स्टार्टअप के लिए खोला गया था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना भी की गई है। तो आपकी जो अंतरिक्ष नीति है इसी में आप एक नई एजेंसी की स्थापना की गई है। वो कौन सी है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस, जिसे हम कह रहे हैं, जिसके परिणाम भी अच्छे रहे हैं। अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक स्टार्टअप्स एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। अभी इसरो का अधिकांश समय व्यापारिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में बीतता है, जबकि नई नीति में यह कार्य निजी एजेंसियां करने लगेंगी। इसरो नई अंतरिक्ष नीति पर शोध पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। तब दूसरे निजी क्षेत्र को मंजूरी देने से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार भी बढ़ेगा और लोगों को लाभ भी पहुंचेगा। मैकेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार $500 अरब के करीब रहा है। यह 9 से 10% प्रति वर्ष की गति से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो है भारत की हिस्सेदारी सिर्फ मात्र कितनी है, 2% है। तो इम्पॉर्टेंट है, किसकी रिपोर्ट है ये, मैकेंसी की रिपोर्ट है। कब आई थी, 2021 में आई थी, याद रखिएगा। इसरो के प्रमुख कौन हैं, तो एस सोमनाथ हैं, ने कहा कि इस नई नीति से अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने हो जाएगी, 10% तक पहुंच जाएगी। अभी कितनी है, मात्र 2% है। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मैमर्स स्काई रूट, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन है ये, निजी कंपनी है मैमर्स स्काई रूट, सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, निजी कंपनियों के द्वारा किया गया है। इससे पूर्व केंद्र में 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो 2019 में एक नई कंपनी की स्थापना की गई थी। कौन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो इसरो की व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। अगला टॉपिक है हमारी हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक देखते हैं। हिमाचल की कांगड़ा चाय है। यूरोपीय आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसी कहते हैं, ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। तो किसने प्रदान किया है, यूरोपीय आयोग ने प्रदान किया है। किसके लिए, कांगड़ा चाय के लिए। कहाँ की है ये, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है, कांगड़ा जिले में स्थित है ये।
मतलब उगाई जाती है कांगड़ा में। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च 2023 को पीजीआई देने की एक अधिसूचना जारी की और 11 अप्रैल 2023 से यह लागू हो गया। कांगड़ा चाय के लिए पीजीआई का अनुदान ऐसे समय में आया जब यूरोपीय आयोग बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। बासमती चावल को ये प्रदान नहीं कर रहा है जीआई टैग। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कांगड़ा घाटी में कौन सी चाय बन रही है, तो ये आपका काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जा रहा है। कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। एक भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसके मूल कारण ही उसकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह पहला भारतीय उत्पाद था, जिसे कब मिला था, तो 2004 में। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत में पहला जो जीआई टैग मिला था किसको मिला था, तो दार्जिलिंग चाय को मिला था। कब मिला था, 2004 में। यूरोपीय आयोग यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। अगला टॉपिक है हमारा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत क्या हो गया, दूसरा सौर उत्पादक हो गया। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन चुका है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। तो ये रिपोर्ट किसकी है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। कब के लिए है, तो कहा है कि भारत जो है 2026 तक दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो सौर ऊर्जा का उत्पादक करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। तो 2020 में कितना है, 10 गीगावाट, और 2030 तक कितना हो जाएगी, तो 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन। तो ये आपकी किससे जुड़ी है, उत्पादन से जुड़ी है प्रोत्साहन योजना। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रोत्साहन योजना किससे जुड़ी है, उत्पादन से। इस योजना के तहत सरकार ने सौर पीवी खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए या $6 मिलियन का बजट निर्धारित किया है, जिससे 10 गीगावाट विनिर्माण क्षमता सृजित होने की उम्मीद की जा रही है। कई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की है। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए कि अडानी ग्रुप ने कहाँ पे की है, गुजरात में 1.2 गीगावाट के सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की है। टाटा पावर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, टाटा पावर सोलर की बंगलौर में 1.1 गीगावाट की क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है, जबकि वारी एनर्जी की महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सुविधाओं में फैली हुई 2 गीगावाट की क्षमता है। अन्य कंपनियों के साथ इन कंपनियों के आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग नारकोटिक्स ड्रग UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।